नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चीन में देशभक्ति वाली फिल्मों की जो जबरदस्त बढ़त हुई है उसकी। हाँ, और कैसे चीन ने हॉलीवुड से प्रेरणा लेकर अपनी खुद की ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई। बिल्कुल, हमारे पास राष्ट्रभक्ति सिनेमा का चीनी उदय लेख से कुछ अहम बातें हैं, तो चलिए इसी में गहरा उतरते हैं। शुरुआत एक बड़े ही मजेदार किस्से से करते हैं। ये बात है साल 2000 की गर्मियों की। अच्छा। सोनी पिक्चर्स इंतजार कर रहे थे कि उनकी मेल गिब्सन वाली फिल्म द पेट्रियट चीन में रिलीज होगी। ये अमेरिकी क्रांति पर थी। हाँ, मैंने देखी है, एक पिता के बदले की कहानी। वही तो हफ्तों तक कोई खबर नहीं आई। सोनी ने पूछा, भाई क्या हुआ? जवाब मिला बीजिंग के एक अफसर का कि देखो, हम ये फिल्म अपने देश में तो नहीं चलाएंगे। ओह, मना कर दिया। हाँ, लेकिन साथ में ये भी कहा, पर क्या हम इसका प्रिंट कुछ दिन और रख सकते हैं? अजीब बात है, क्यों? लोग भी इसे देखें ताकि समझ सकें कि एक अच्छी प्रोपोगेंडा फिल्म कैसे बनती है। कमाल है, मतलब अमेरिकन फिल्म से प्रोपोगेंडा सीख रहे थे। है ना? तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीन ने ये हुनर कैसे सीखा और वुल्फ वॉरियर 2 जैसी जबरदस्त हिट कैसे दी। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि अमेरिकी क्रांति पर बनी फिल्म उन्हें प्रोपोगेंडा का मॉडल लगी। क्या वजह थी इसकी? देखिए, चीन को द पेट्रियट इसलिए इतनी असरदार लगी क्योंकि उसमें वो देशभक्ति वाला संदेश वो सीधा सीधा नहीं था। अच्छा, मतलब छुपा हुआ था। हाँ, उसे कहानी में पिरोया गया था। मतलब एक बाप बेटे की कहानी, परिवार का प्यार उसमें लपेटा गया था। ये उनकी अपनी पुरानी फिल्मों से बिल्कुल अलग था, जो बिल्कुल सरकारी प्रचार जैसी लगती थी। हाँ, जिनमें बड़े सितारे माओ जैसे नेताओं का रोल करते थे। और देखिए, अमेरिकी दर्शकों ने भी द पेट्रियट को प्रोपोगेंडा की तरह नहीं देखा था। उन्होंने इसे अमेरिका की महानता दिखाने वाली फिल्म समझा होगा। बिल्कुल। हाँ। और ये कोई नई बात तो नहीं होगी शायद? मुझे कुछ याद आ रहा है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम का। आप मिसेस मिनेवर की बात कर रहे हैं, 1942 वाली। हाँ, वही ब्रिटेन की फिल्म थी, मिसेस मिनेवर। आपने सही याद दिलाया। चर्चिल ने तो कहा था कि वो फिल्म पूरी रेजिमेंट के बराबर है। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि गोएबल्स, जो नाजी प्रोपोगेंडा मंत्री थे, वो भी उसकी बारीकी से हैरान थे, क्योंकि फिल्म सीधे तौर पर जर्मनी को बुरा भला नहीं कहती थी, पर फिर भी असर करती थी, कहानी की ताकत। बिल्कुल। तो चीन ने भी ये सबक सीखा। तो फिर चीन के सिनेमा में ये बड़ा बदलाव कब आया? असली मोड़ आया 2017 में। उस साल पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 90वीं सालगिरह थी और एक बड़ी फिल्म बनी द फाउंडिंग ऑफ एन आर्मी। इसमें चीन के 50 से ज्यादा जाने माने एक्टर्स थे, यहाँ तक कि कुछ टीन म्यूजिक स्टार्स ने भी जनरल्स के रोल किए। वाह, मतलब पूरी स्टार कास्ट। हाँ, और जाहिर है इसे पूरा सरकारी सपोर्ट मिला, बड़ी बड़ी आईमैक्स स्क्रीन्स मिली और करीब 68,000 स्क्रीन्स पे रिलीज हुई। उस दौरान हॉलीवुड फिल्मों को रोका भी गया। जबरदस्त तैयारी थी। मतलब फिर तो ये फाउंडिंग ऑफ एन आर्मी ये तो हिट हुई होगी पक्का। यही तो मजा है। उसी वीकेंड एक और फिल्म आ गई, वुल्फ वॉरियर 2। अच्छा, उसी वीकेंड? हाँ। अब फाउंडिंग ऑफ एन आर्मी ने पहले 4 दिन में कमाए ठीक ठाक, समझ लीजिए कोई $3 करोड़। ठीक है। लेकिन वुल्फ वॉरियर 2 उसने उसी टाइम में कमा लिए करीब $14.6 करोड़। अरे बाप रे, कहाँ 3 करोड़, कहाँ लगभग 15 करोड़, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा फर्क? वुल्फ वॉरियर 2 तो एक सनसनी बन गई। मतलब चीन के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। कुल कमाई $85 करोड़ से भी ज्यादा। $85 करोड़, अविश्वसनीय। हाँ, और ये उस वक्त दुनिया में किसी भी एक देश में किसी फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी कमाई थी। मतलब थॉर और वंडर वुमन जैसी फिल्मों से भी ज्यादा? जो 2017 में आई थी, उनकी दुनिया भर की कमाई से भी ज्यादा सिर्फ चीन में कमा लिया इसने। कमाल है। तो इसकी वजह क्या थी? कहानी में ऐसा क्या था? देखिए, कई बातें थी। एक तो ये कि चीन का अपना जो सिनेमा का पूरा ढांचा है ना, हाँ। वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। स्क्रीन्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल। 2017 तक तो चीन में स्क्रीन्स की गिनती 50,000 से ज्यादा अमेरिका से भी आगे निकल गई थी। अच्छा। तो फिल्में अब छोटे शहरों कस्बों तक पहुंच रही थीं और वहां के दर्शक अक्सर घरेलू फिल्में ही देखना पसंद करते हैं। और फिल्म ने लोगों को जोड़ा कैसे? एक्शन था? हाँ, जबरदस्त एक्शन तो था ही, लेकिन वुल्फ वॉरियर 2 ने वही किया जो चीन द पेट्रियट से सीखना चाहता था। मतलब देशभक्ति के मैसेज को पॉपकॉर्न मनोरंजन में लपेट दिया, जैसे हॉलीवुड करता है। बिल्कुल।
चीनी दर्शकों को अपना एक हीरो मिला जिसे वो कैप्टन अमेरिका जैसे किरदारों के सामने रख सकें, और ये उस समय चीन का जो बढ़ता हुआ आत्मविश्वास था ना, उससे भी मेल खाता था। चीन के बदलते मूड का प्रतीक बन गई ये फिल्म। सही कहा। इसके बाद ऐसी और भी फिल्में आईं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब हॉलीवुड जो हमेशा दूसरों को सिखाता आया, वो अब चीन से सीख रहा था। हाँ, कुछ हद तक तो कह सकते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई चीन के दर्शक जो अब काफी समझदार हो गए हैं, उन्हें चाहिए क्या आखिर। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक बदलाव था। बिल्कुल। और खबरें तो ये भी आईं कि फिल्म खत्म होने पर सिनेमा हॉल में लोग अपने आप ही खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगते थे। सच में? अपने आप? हाँ, ऐसा सुनने में आया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे चीन ने पहले हॉलीवुड की वो बारीकियां सीखी, जैसे द पेट्रियट या मिसेस मिनीवर से। फिर सरकारी कोशिशें भी हुई, जैसे फाउंडिंग ऑफ एन आर्मी। हाँ, लेकिन वो उतनी चली नहीं। सही। और फिर आई वुल्फ वॉरियर 2, जिसने मतलब सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सही बात है। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी कहानी कहने का तरीका बदल सकता है, कैसे मनोरंजन और राष्ट्रवाद का एक कॉकटेल तैयार हो सकता है। हाँ, और चीन इसमें सिर्फ सीख ही नहीं रहा था। नहीं, शायद अब वो दूसरों को सिखाने की स्थिति में आ रहा था कि आज के जमाने में पॉपुलर राष्ट्रवादी फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। बिल्कुल। और वो जो बात थी ना कि वुल्फ वॉरियर 2 के एंड में लोग खुद ही राष्ट्रगान गाने लगते थे, ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब मनोरंजन, राष्ट्रीय पहचान और ये जो नई देशभक्ति वाली फिल्में हैं, इनका आपस में रिश्ता कितना गहरा हो सकता है ना? इस पर सोचना तो बनता है।